हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। मैं सी प्रियंका कुशवाहा लेके आई हूँ फिर से एक नई डिस्कशन, एक नई नॉलेज। तो आज की वीडियो की टाइटल के अकॉर्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं इक्वलाइजेशन लेवी के ऊपर। हाँ जी, इक्वलाइजेशन लेवी जो आया था कुछ साल पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये इंट्रोड्यूस किया गया था ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए। इसी इक्वलाइजेशन लेवी को अब फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक्सटेंड कर दिया है ई कॉमर्स बिजनेस में। ई कॉमर्स के लिए ये इक्वलाइजेशन लेवी बन गया है एक नाइटमेयर और पूरी इंडस्ट्री में सभी कंट्रीज़ में इक्वलाइजेशन लेवी को लेके मच गया है ह्यू एंड क्राई। तो इक्वलाइजेशन लेवी कैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री को कर रहा है परेशान, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी क्या क्या ह्यू एंड क्राई मचे हुए हैं, क्या कन्फ्यूजन है इस इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर और क्या है ये इक्वलाइजेशन लेवी और क्या है इसका फुल प्रोसीजर और इम्प्लीमेंटेशन प्रोविजंस। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, पर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको आगे की वीडियोस के लिंक नोटिफिकेशंस पे मिल जाएं और आप टैक्स के नए नए टॉपिक्स पर नई नई नॉलेज गेन कर सको। तो फ्रेंड्स, इक्वलाइजेशन लेवी ई कॉमर्स के लिए कैसे एक थ्रेड बना हुआ है, इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इक्वलाइजेशन लेवी क्या है और इक्वलाइजेशन लेवी को इंडिया में पहली बार कब लाया गया, किस तरह से लाया गया, कौन सी ट्रांजेक्शन्स के लिए लाया गया। तो इक्वलाइजेशन लेवी आपका सबसे पहले आया इंडिया में 2016 ईयर में। फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। इंडिया आपकी सबसे पहली कंट्री है जो अपनी डोमेस्टिक टैक्स लॉज में इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर आई। इससे पहले क्या होता था कि आपका गूगल, फेसबुक और या फिर लिंक्डइन जो भी आपको एडवर्टीजमेंट का स्पेस देते हैं ऑनलाइन, आपको वो इंडिया में आके इनकम अर्न करते थे, क्योंकि ये सारे हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हैं। तो ये प्लेटफॉर्म फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म आपको ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए आपको ऑनलाइन स्पेस देते हैं और यहाँ पर इनकम अर्न करते थे। यहाँ पर गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को क्या चैलेंज आता था? इंडियन गवर्नमेंट को ये चैलेंज आता था कि इस डिजिटल ट्रांजैक्शन को इंडिया में कैसे टैक्स किया जाए। इस डिजिटल ट्रांजैक्शन को, इस डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस को इंडिया में टैक्स करना इसलिए चैलेंजिंग होता था क्योंकि इन एंटिटीज का इंडिया में कोई भी प्रेजेंस नहीं होता था, कोई फिजिकल ऑफिस नहीं था, यहाँ पे कोई भी फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं होती। तो ये ट्रीटी का बेनिफिट लेके या फिर किसी भी तरह से उस फिजिकल प्रेजेंस ना होने की वजह से वो इंडिया में टैक्स बचा जाते थे। तो गूगल, फेसबुक को ऐसी कंडीशन में टैक्स करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। इसीलिए 2016 में गवर्नमेंट वेब एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करते हुए इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर आए। इक्वलाइजेशन लेवी के आते ही फेसबुक, गूगल से जो भी सर्विसेज आप लेते हो, जो भी इंडियन रेजिडेंट सर्विस ले रहा होता था, तो इंडियन रेजिडेंट को कहा गया कि आप इन एंटिटीज को जो भी पेमेंट कर रहे हो उन पे 6% आप होल्ड करो और 6% होल्ड करके जो कि आपका होगा इक्वलाइजेशन लेवी, वो आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट करोगे। तो ये 6% आपको डिपॉजिट करना होता था और ये आपका एप्लीकेबल होता था ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के केस में। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के केस में सिर्फ एप्लीकेबल होता था और उन केसेस में होता था कि इन एंटिटीज़ की कोई भी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं होनी चाहिए और इनका और एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई 1 लाख की। अगर आप किसी साल में 1 लाख से ज़्यादा की सर्विस लेते हो, इन एंटिटीज से ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस लेते हो, तो उस केस में आपको इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके पे करना होता था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू गवर्नमेंट लेके आई एक सरप्राइज क्या था कि इस इक्वलाइजेशन लेवी के स्कोप को गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी एक्सटेंड कर दिया। ई कॉमर्स बिजनेस आजकल बहुत ट्रेंड में है। हर कोई डिजिटली बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। ई कॉमर्स बिजनेस में अगर कोई नॉन रेजिडेंट किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ओन करता है या मैनेज करता है या रन करता है या ऑपरेट करता है, तो उसे इस इक्वलाइजेशन लेवी को फेस करना पड़ेगा अगर उसका फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसे अपने कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 2%। 2% का इक्वलाइजेशन लेवी यहाँ लग जाएगा, जो भी वो अपनी ई कॉमर्स बिजनेस से कंसिडरेशन अर्न करेगा। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन इसमें कवर है,
ऑलमोस्ट सारी ऑनलाइन सेल ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स इसमें कवर्ड है। ये इस इक्विलेशन लेवी का जो अब इसका स्कोप एक्सटेंड किया गया ई कॉमर्स बिजनेसेस पे, इस इक्विलेशन लेवी का स्कोप इतना वाइड है, इसका दायरा इतना वाइड है कि आपकी सारी ऑनलाइन सर्विसेज, सारी ऑनलाइन सेलिंग ऑफ गुड्स इसमें आ जाती है। चाहे तो आप अमेजन देख लो, या फिर आप ईबे देख लो, या फिर कोई भी ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म देख लो, उस पे ये इक्विलेशन लेवी लग जाएगा। या फिर आप कोई ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का चैनल कंसिडरेशन पे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो एक नॉन रेजिडेंट जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसे इक्विलेशन लेवी पे करना पड़ेगा अपने ई कॉमर्स बिजनेस से, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज से। या फिर कोई पर्सन जो आपका नॉन रेजिडेंट है और स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में वो फॉल कर रहा है। कौन से हैं ये स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस? ये स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस वो केस हैं जिसमें एक एडवर्टीजमेंट की सेल हो रही है एक इंडियन कस्टमर को टारगेट करके, या फिर एक कस्टमर जो कि नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट हो सकता है, वो एक्सेस कर रहा है इस एडवर्टीजमेंट को एक इंडियन आईपी एड्रेस से। आप देख रहे हो ना कितना बड़ा दायरा कर दिया गया इस आईपी एड्रेस की बात को यहाँ पर करके। इस वजह से इसका कवरेज बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। और नेक्स्ट वाली आप बात सुनोगे तो उससे तो पक्का ही इस वाइड कवरेज का अंदाजा हमें लग जाता है, जो कि है आप किसी इंडियन रेजिडेंट से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उस डेटा कलेक्ट करके आप सेल कर रहे हो, या फिर किसी पर्सन ने जो इंडियन आईपी एड्रेस को यूज करके डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको आप सेल कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको इक्विलेशन लेवी पे करना पड़ेगा। अगर कोई भी पर्सन आपका इंडियन आईपी एड्रेस को यूज करके कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है, तो उस केस में भी आपको इक्विलेशन लेवी पे करना पड़ेगा। और ये पर्सन रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट हो सकता है जो आईपी एड्रेस इंडिया में यूज कर रहा हो, जो इंडियन आईपी एड्रेस को यूज कर रहा हो। तो इसके वाइड कवरेज का अंदाजा आपको लग चुका होगा। इक्विलेशन लेवी ना सिर्फ उन ट्रांजैक्शन पे लगेगा जहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ओन करता है या फिर ऑपरेट करता है या फिर मैनेज करता है, बल्कि उस पे भी लगेगा जहाँ पे वो ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज को फैसिलिटेट कर रहा है। जैसे आपका अमेजन हो गया, ईबे हो गया। यहाँ पे आप यहाँ पे जो वेंडर्स हैं, ये जो बिजनेसमैन हैं, जो सेलर्स हैं, वो जाके अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करते हैं, प्रोडक्ट्स को वो सेल करते हैं, तो उन्हें उस केस में अमेजन प्रोवाइड कर रहा है, अमेजन फैसिलिटेट कर रहा है आपकी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई को। तो उस अमेजन को आप इक्विलेशन लेवी पे करना पड़ेगा अपने कंसिडरेशन पे। कहाँ पर किस केस में इक्विलेशन लेवी ई कॉमर्स बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं होगा, ये आपका ऑलमोस्ट सिमिलर है पहले वाले से, जस्ट आपका टर्नओवर लिमिट इसमें अलग है। जहां ई कॉमर्स ऑपरेटर का कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया में जिससे कोई ऑनलाइन सप्लाई या सर्विसेज को लिंक किया जा सकता है इफेक्टिवली, तो उस केस में आपका इक्विलेशन लेवी नहीं लगेगा। ऐसी कोई ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई नेचर ऑफ सर्विस जो आपके प्रीवियस इक्विलेशन लेवी के दायरे में आ जाता है, मतलब जहां पे 6% इक्विलेशन लेवी लग जाता है, जो कि ऑब्वियसली आपका ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का केस होगा, तो उस केस में भी इक्विलेशन लेवी ई कॉमर्स से रिलेटेड जो है आपको पे नहीं करना। या फिर आपका टर्नओवर 20 मिलियन से कम है, मतलब 2 करोड़ ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, उससे कम है, तो आपको इक्विलेशन लेवी फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अमेजन, नेटफ्लिक्स, ईबे, पेटीएम, ये सारी कंपनीज जो है आपकी इतनी बड़ी हैं कि ये 2 करोड़ के दायरे में तो आ ही जाएंगी। तो इसलिए 2 करोड़ से ही इनका सबका टर्नओवर ऊपर होगा, इन्हें इक्विलेशन लेवी फेस करना पड़ेगा। ये लोग इक्विलेशन लेवी से बच नहीं सकते। कि अगर आप इक्विलेशन लेवी पे करते हो तो आपके उस कंसिडरेशन पे, आपके उस इनकम पे इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी टैक्सेशन नहीं होगी। क्या है इसकी ड्यू डेट? आपको ये क्वार्टरली पे करना होगा। आपको पे करना होगा 7th ऑफ द मंथ, जो आपके एक क्वार्टर के एंड होने के बाद आता है। मतलब अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं अप्रैल टू जून, तो आपको 7 जुलाई तक इसकी पेमेंट करनी होगी। लेकिन क्वार्टर एंडिंग ऑन मार्च, जो आपका क्वार्टर एंड करता है मार्च मंथ में, मतलब 4th क्वार्टर, उसके लिए आपकी ड्यू डेट 31 मार्च ही रहेगी।
क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप इसमें कोई डिफॉल्ट करते हैं, लाइक आप इसकी पेमेंट नहीं करते हैं या फिर डिले करते हैं इसकी पेमेंट में। अगर आप डिले करते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, जो कि आपके टीडीएस प्रोविजंस की तरह सिमिलर है। और अगर आप इसकी पेमेंट बिल्कुल ही नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो कि आपके इक्विलेशन लेवी के अमाउंट के बराबर ही होगी। जैसे ही इक्विलेशन लेवी मार्केट में आया, जो कि एक सरप्राइज की तरह आया, क्योंकि ये सरप्राइज की तरह कैसे आया, ये सरप्राइज की तरह ऐसे आया कि गवर्नमेंट ने इक्विलेशन लेवी जब उसने स्कोप एक्सटेंड किया ई कॉमर्स बिजनेसेस के टूवर्ड्स, तो गवर्नमेंट ने कोई भी चेतावनी नहीं दी या फिर पब्लिक कंसल्टेशन में कोई रिपोर्ट नहीं आई इस प्रपोजल के साथ कि ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है। तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक सरप्राइज था। जैसे ये सरप्राइज आया कि इमीडिएटली 1 अप्रैल से इसको अप्लाई किया जाने वाला है, तो ह्यू एंड क्राई बच गया ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मोस्टली प्लेटफॉर्म नॉन रेजिडेंट्स ओन करते हैं। तो उन नॉन रेजिडेंट्स को टेंशन होने लगी कि अब हमें इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, इस टैक्स से बचने का कोई तरीका नहीं है। ये इक्विलेशन लेवी एक गले की हड्डी बन गया नॉन रेजिडेंट की। कैसे बन गया इसको हम डिस्कस करते हैं, कैसे ये नाइटमेयर बन गया ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए। इसमें एक एक ह्यू एंड क्राई से जो मचा हुआ था उससे रिलेटेड एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आईपी एड्रेस की जहां बात की गई कि आईपी एड्रेस इंडिया में जो लोकेटेड आईपी एड्रेस है उसको यूज करके कोई भी पर्सन गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है ऑनलाइन, तो उस केस में भी आपका ये इक्विलेशन लेवी एप्लीकेबल हो जाता है। अब वो आईपी एड्रेस कोई रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट यूज कर सकता है। मुझे नहीं पता चलेगा कि जो आईपी एड्रेस यूज कर रहा है वो पर्सन रेजिडेंट, इंडिया का रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, तो दोनों ही केस में एप्लीकेबल हो गया है। इवन अगर नॉन रेजिडेंट से ट्रांजैक्शन कर रहा होगा तो भी ये इक्विलेशन लेवी वहां पर एप्लीकेबल हो सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ट्रीटी का बेनिफिट यहाँ नहीं मिलेगा। इक्विलाइजेशन लेवी जो आपका इक्विलेशन लेवी है वो इनकम टैक्स एक्ट में नहीं आता, इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट नहीं है ये इक्विलेशन लेवी। इसको फाइनेंस एक्ट का पार्ट बनाया गया, तो इक्विलेशन लेवी कंप्लीटली आउट ऑफ आपका इनकम टैक्स एक्ट है। ट्रीटी बेनिफिट क्या है? ट्रीटी का मतलब है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट वो अग्रीमेंट है जो इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ करती है, जहां पे एक कंट्री का रेजिडेंट अगर इंडिया में आके एक कंट्री का रेजिडेंट अगर इंडिया में आके कोई भी इनकम अर्न करता है तो वो इस टैक्स ट्रीटी का बेनिफिट ले सकता है, अगर टैक्स ट्रीटी उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है इन कंपैरिजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पे आके वो उसका बेनिफिट ले सकता है और अपनी इनकम पे यहाँ पे टैक्स से बच सकता है। इन केस अगर उसको टैक्स लग भी जाता है तो वो उस टैक्स का बेनिफिट अपनी कंट्री में जाके ले सकता है, उसका क्रेडिट ले सकता है। लेकिन ये वाला बेनिफिट इक्विलाइजेशन लेवी के केस में नहीं मिलता, क्योंकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस वाला जो आपका बेनिफिट है वो देता है आपको सेक्शन 90, और सेक्शन 90 आपका इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट है। सेक्शन 90 बात करता है कि इस एक्ट में जो भी टैक्सेबल होगा, अगर वहां पे नॉन रेजिडेंट इन्वॉल्व है जो कि रेजिडेंट है उस कंट्री का जिसके साथ इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है, तो उस केस में वो पर्सन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का बेनिफिट ले सकता है अपने टैक्स को, जो भी उसके लिए टैक्स रेट बेनिफिशियल होगा, जो टैक्स प्रोविजन बेनिफिशियल होगा वो उसका बेनिफिट ले सकता है। चाहे तो वो अपनी टैक्सेशन इनकम टैक्स एक्ट में करवा सकता है, चाहे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में, लेकिन उसकी टैक्सेशन इनकम टैक्स एक्ट में होनी चाहिए उस इनकम की, तभी वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का बेनिफिट ले सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया इक्विलेशन लेवी तो इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट है ही नहीं। जब इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट है ही नहीं तो सेक्शन 90 उस पर एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता, और सेक्शन 90 अगर एप्लीकेबल नहीं हो सकता तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का बेनिफिट उसको नहीं मिल सकता, जिसके थ्रू काफी सारी ई कॉमर्स ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स टैक्स से बच निकल सकते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसका स्कोप खत्म कर दिया, तो वो एक प्रॉब्लम बन गई ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ओन करते हैं।
अब ये भी इसमें क्लैरिटी नहीं है कि ये जो आपका 2% अप्लाई होगा, जो इक्विलेशन लेवी आपको पे करना है, वो होल कंसिडरेशन पे करना है या फिर फैसिलिटेशन फी पे, क्योंकि एक नॉन रेजिडेंट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रन करता है वो फैसिलिटेशन फी अर्न करता है एक्चुअली। तो गवर्नमेंट से ये क्लैरिफिकेशन अवेटेड है, ये क्लैरिफिकेशन मांगी है इंटरनेशनल बिजनेस बॉडीज ने कि आप क्लैरिफाई कर दो कि ये आपका इक्विलेशन लेवी फैसिलिटेशन फी पे एप्लीकेबल होगा या होल कंसिडरेशन पे एप्लीकेबल होगा। और अगर ये होल कंसिडरेशन पे एप्लीकेबल करने वाले हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको फैसिलिटेशन फी पे एप्लीकेबल करो, क्योंकि हम फैसिलिटेशन फी ही इसमें अर्न कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई कि इन काफी सारी इंटरनेशनल बिजनेस बॉडीज ने लेटर लिख दिया यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को, जहां से और कुछ जॉइंट लेटर्स आए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को कि आप क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करें कि इक्विलेशन लेवी किस तरह से आप एप्लीकेबल करने वाले हो, फैसिलिटेशन फी पे एप्लीकेबल करने वाले हो या नहीं, ऑनलाइन सर्विसेज कौन कौन सी इसमें आएंगी वो आप क्लैरिफाई कर दो। और एक और केस कि ऐसी सर्विसेज जिनको बुक तो ऑनलाइन किया जाता है लेकिन एक्चुअली उनका प्रोविजन ऑफलाइन होता है, लाइक आपकी होटल सर्विसेज, आपकी ट्रैवल सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज होती हैं जो ऑफलाइन एक्चुअली आपको रेंडर की जाती है लेकिन बुकिंग ऑनलाइन होती है। तो क्या इस पे भी आपका इक्विलेशन लेवी लग जाएगा? अभी तो वाइडर कवरेज देख के लगता है कि सब पे लग जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है इस पॉइंट पे भी। तो ये सारे क्लैरिफिकेशन अभी सॉर्ट की है इंटरनेशनल बिजनेस बॉडीज ने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से और हमारे इंडियन टैक्स अथॉरिटी से। तो अवेटेड है ये सारी क्लैरिफिकेशंस। एक और केस में आपको बता देती हूँ, एक और केस में इक्विलेशन लेवी आपका एप्लीकेबल हो सकता है आपकी इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन में। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, काफी सारी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होती है जहां पे एक पेरेंट कंपनी अपनी इंडियन सब्सिडरी को आपका एक इंटरनल पोर्टल के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करती है और इनकम अर्न करती है, चार्ज करती है इंडियन सब्सिडरी को। तो उस केस में भी आपका ये इक्विलेशन लेवी आ जाएगा, क्योंकि वो भी एक ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि ये सारे रीजंस ह्यू एंड क्राई क्रिएट कर रहे हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। तो गवर्नमेंट देखते हैं अब इस पे क्या स्टेप लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये भी की जा रही है कि इस इक्विलेशन लेवी को या तो कम्प्लीटली विथड्रॉ कर दिया जाए ई कॉमर्स इंडस्ट्री से, या फिर इसको डेफर कर दिया जाए कम से कम अगले 6 महीने के लिए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में गवर्नमेंट क्या रियायतें लेके आती है, क्या क्लैरिफिकेशंस लेके आती है, जो कि ऑब्वियसली कुछ दिनों में आ जाएगी। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इस अपडेट के लिए। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू वो सारी अपडेट्स दूंगी। जो भी क्लैरिफिकेशंस आएंगी या फिर इक्विलेशन लेवी को अगर हटाया जाता है, वॉट एवर इट विल बी दी अपडेट्स, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू जब भी वो अपडेट आएगी मैं वो अपडेट्स आपसे जरूर शेयर करूंगी। तो आई होप गाइज आपको आज का ये इक्विलेशन लेवी डिस्कशन अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारी अपडेट्स आपको मिली होंगी ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड, जो इक्विलेशन लेवी एक्सटेंड किया गया है। और आपको जो हो सकता है आपको ये ह्यू एंड क्राई के बारे में ना पता हो, तो इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप लर्निंग विद माई वीडियोज़। मैं जल्दी आपके सामने एक नई वीडियो लेके आऊँगी, एक नई नॉलेज लेके आऊँगी। टिल देन बाय बाय।